भारत में भाषा सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है। ये पहचान है, सियासत है और कई बार तो जुनून भी। तो चलिए आज समझते हैं कि आज़ादी के ठीक बाद हजारों बोलियों वाले इस देश ने अपनी एक आवाज़ खोजने की कोशिश कैसे की। सोचिए, यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों को करना पड़ा था। उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जो पूरे देश को एक धागे में पिरोए, न कि उसे बिखेर दे। देखते हैं कि उन्होंने ये मुश्किल काम कैसे किया। आने वाले कुछ मिनटों में हम इसी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इतिहास से और पहुंचेंगे आज के ताज़ा विवादों तक। आज़ादी के बाद देश के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक था भाषा। राष्ट्रीय पहचान कैसे बनेगी? सरकारी कामकाज कैसे होगा? आखिर कौन सी भाषा होगी जो पूरे भारत की आवाज बनेगी? और इसका जवाब मिला हमारे संविधान के पार्ट 17 में। इसे आप एक तरह की नियम पुस्तिका समझ सकते हैं, जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया ताकि एकता और विविधता दोनों साथ साथ चल सके। और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो संविधान ने इस इतनी बड़ी चुनौती को कैसे संभाला? जवाब मिलता है पार्ट 17 के 4 अलग-अलग अध्यायों में, जो भारत की भाषा नीति की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि एक नियम सब पर लागू वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक मल्टी लेवल सिस्टम बनाया। मतलब केंद्र सरकार के लिए अलग भाषा नीति, राज्यों को अपनी भाषा चुनने की पूरी आज़ादी, कोर्ट कचहरी के लिए अलग नियम और सबसे जरूरी भाषाई अल्पसंख्यकों को खास सुरक्षा दी गई। ये है केंद्र सरकार का डबल लैंग्वेज फॉर्मूला। हिंदी को बनाया गया मुख्य राजभाषा, लेकिन अंग्रेजी को एक एसोसिएट यानी सह राजभाषा के तौर पर साथ रखा गया। और मजे की बात यह है कि अंग्रेजी का ये रोल शुरू में सिर्फ 15 साल के लिए था। और यही हमें भारत के संघीय ढांचे की असली खूबसूरती दिखती है। केंद्र की भाषा नीति राज्यों पर थोपी नहीं गई। संविधान ने हर राज्य को ये आज़ादी दी कि वो अपने राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा बना सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संविधान बनाने वालों ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक खास सुरक्षा कवच भी तैयार किया था, आर्टिकल 350A। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग में शुरुआती पढ़ाई का हक है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और यहीं पर छिपा है वो नाजुक संतुलन जो आज भी सारी बहसों की जड़ है। एक तरफ संविधान कहता है कि हिंदी को बढ़ावा देना है, तो दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि इस चक्कर में भारत की दूसरी भाषाएं कहीं दबकर ना रह जाएं। तो अब तक तो हमने बात की कि कानून की किताबों में क्या लिखा है। चलिए अब देखते हैं कि जब ये बातें असल जिंदगी में उतरी तो क्या हुआ, क्योंककि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। याद है, मैंने बताया था कि अंग्रेजी का रोल सिर्फ 15 साल के लिए था। जैसे ही वो डेडलाइन यानी 1965 पास आया, चिंताएं बढ़ने लगीं। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में इसे हिंदी थोपने की एक कोशिश की तरह देखा गया। नतीजा, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इस दबाव में सरकार को पीछे हटना पड़ा और 1967 में कानून बदलकर अंग्रेजी को अनिश्चितकाल के लिए सह राजभाषा बनाए रखा गया। और ये मत सोचिएगा कि ये सब पुरानी बातें हैं। ये हाल ही की एक घटना है जो दिखाती है कि 1965 का वो तनाव आज भी कितना जिंदा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जहां भाषा अक्सर पहचान की लड़ाई बन जाती है। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये भाषाई तनाव आज देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग शक्लों में मौजूद है। कहीं नई शिक्षा नीति के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध हो रहा है, तो कहीं किताबों के हिंदी टाइटल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई समुदाय अपनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ राज्य दुकानों के साइन बोर्ड पर स्थानीय भाषा को जरूरी बना रहे हैं। तो इस पूरी बहस के मोटे तौर पर 2 पक्ष हैं। एक तरफ ये डर है कि हिंदी को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देने से स्थानीय भाषाएं और संस्कृतियां कमजोर हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का नजरिया ये है कि उसका मकसद कई भाषाएं सिखाना है, किसी एक भाषा को किसी पर थोपना नहीं। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर पहुंचते कहां हैं? हम पहुंचते हैं एक ऐसी बातचीत पर जो आजादी के वक्त शुरू हुई थी और आज भी खत्म नहीं हुई है। ये पूरी भाषा नीति असल में एक लगातार चलने वाला समझौता है। एक तरफ देश को एक साथ चलाने के लिए एक संपर्क भाषा की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हर समुदाय की अपनी भाषा और पहचान की शक्तिशाली भावना है, जिसका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है।
ऑफिशियल और रीजनल भाषाओं की इस बहस के बीच सरकार ने सम्मान जताने का एक और तरीका निकाला, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। ये उन भाषाओं को दिया जाता है जिनका इतिहास और साहित्य 1500 साल से भी ज्यादा पुराना और मौलिक हो। ये भी भाषाई गौरव को सम्मान देने और भारत की गहरी विरासत को सहेजने का एक तरीका है। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, इतने विविध देश में एक कॉमन लैंग्वेज या साझा भाषा का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब एक ही भाषा है या फिर एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करते हुए बात कर पाने की क्षमता? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी ढूंढ रहा है।